भारत माता की, भारत माता की। आप लोग अगर थक गए हैं तो विराम दें या थोड़ी देर और बैठ सकते हैं क्या? ऐसा है, बच्चों की बैठने की आदत तो होगी, फैकल्टीज की बैठने की आदत नहीं होगी। क्या कह रहे? शिक्षा जगत, शिक्षा में? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा संबोधन जा रहा है। जी जी राष्ट्र शिक्षा जगत। जी जी जी, बोलता हूं। भारत की अगर आप समस्याएं देखिए, गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया कि 2019 से 2021 यानी 3 साल में 13.5 लाख बहन बेटियां भारत से गायब हो गई। कितनी गायब हो गई? जोर से बोलिए जरा। तो 1 साल में कितनी गायब हुई? 4.25 लाख। आज वो आंकड़ा लगभग 5 लाख पहुंच चुका है। 5 लाख बहन बेटियां हमारी साल में गायब हो रही हैं। 5 लाख का मतलब प्रतिदिन 1,500 गायब हो रही हैं। 365 दिन होते हैं, 5 लाख से डिवाइड कर दीजिए, 5 लाख को 365 डिवाइड कर दीजिए, कितनी बहन बेटियां गायब हो रही हैं? अब आप कल्पना करिए, जिसकी बहन या बेटी गायब होती होगी, एक बार सोचिए उसके पिता पे क्या बीतती होगी, उसके भाई पे क्या बीतती होगी, उसकी मां पे क्या बीतती होगी। किसी की अगर पत्नी गायब हुई है तो पत्नी पे क्या बीतती होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा किडनैपिंग भारत में होती है। भारत में आतंकवाद का जितने लोग शिकार होते हैं उससे कई गुना ज्यादा अपहरण के शिकार हो जाते हैं। भारत में जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे कई गुना ज्यादा रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, रोड एक्सीडेंट होता है तो कोई मरता है, तो मरता है तो किसी का भाई मरता है, किसी का पति मरता है, किसी का बेटा मरता है कि नहीं मरता? आतंकवाद से मरने में और रोड एक्सीडेंट से मरने में तकलीफ में कोई कमी होगी क्या उस परिवार के ऊपर? जोर से बोलिए जरा। बराबर। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा बहन बेटियों का सिंदूर भ्रष्टाचार के कारण हर साल उजड़ जाता है। जितनी बहन बेटियां आतंकवाद के कारण विधवा होती हैं उससे कई गुना ज्यादा नकली दूध, घी, पनीर और मिठाई खा के विधवा हो जाती है। ये एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं आपको। जितनी बहन बेटियां आतंकवाद का शिकार होती हैं उससे ज्यादा ड्रग स्मगलिंग की शिकार हो जाती है। इस समय ड्रग के कारण मरने वालों की संख्या आतंकवाद से मरने वालों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। जितनी बहन बेटियां आतंकवाद का शिकार होती हैं उससे ज्यादा गाय की रक्षा करते करते विधवा हो जाती हैं। जिनके बेटे या जिनके पति गाय बचाने की कोशिश करते हैं उनसे ज्यादा उनको गौ तस्कर मार देते हैं। ये भारत में क्यों हो रहा है? भारत में इसलिए हो रहा है क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। 5 लाख रोड एक्सीडेंट साल में। और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण क्या है? या तो गाड़ी चलानी नहीं आती, या तो सड़क में गड्ढा है। सर, इस समय हाईवे का जाल फैला हुआ है। कई बार मुझे लगता है कि हमारे इंजीनियर्स जो नक्शा बनाते हैं वो एसी के कमरे में बैठे बैठे बना देते हैं। दिल्ली से मेरठ के लिए एक एक्सप्रेसवे बना 14 लेन का,
मैंने देखा जहां से एग्जिट है वहीं से एंट्री है। मतलब ये हाईवे जा रहा है, जहां से एग्जिट पॉइंट है वहीं से एंट्री पॉइंट है, तो गाड़ियां धड़ाधड़ टकरा रही हैं। हाईवे वाले एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं और बगल वाले गांव वाले एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एंट्री और एग्जिट पे गाड़ियां टकरा रही हैं। अच्छा, हमारे यहां सिस्टम है कि एक बार रोड एक्सीडेंट पे मामला जब तक धरना प्रदर्शन न हो जाए, जब तक सड़क का घेराव न हो जाए, जब तक डेड बॉडी लेके 2-4 हजार लोग इकट्ठे न हो जाए, तब तक उस पर काउंटर मेजर भी नहीं होता, तब तक एक्शन भी नहीं होता। लोग मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। और सड़कें तो टूट रही है करप्शन बाय डिजाइन के कारण। भारत में 2 तरीके का करप्शन है, एक करप्शन बाय डिफॉल्ट, एक करप्शन बाय डिजाइन। करप्शन बाय डिफॉल्ट क्या है? आप जा रहे थे, पुलिस वाले ने ठोका, बोले रुको, लाओ 100 रुपए दो। एक है करप्शन बाय डिजाइन, कि सड़क बनाएंगे, बगल में नाली नहीं बनाएंगे जिससे उसका पानी चला जाए। क्यों? नाली बनाएंगे तो पानी जाता रहेगा, पानी लगेगा नहीं सड़क पर, सड़क जल्दी टूटेगी नहीं। सड़क जल्दी टूटेगी नहीं तो सड़क का टेंडर बार बार नहीं होगा, और टेंडर नहीं होगा तो पैसा कैसे कमाएंगे? इसलिए सड़क बन जाएगी, नाली नहीं बनेगी, जिससे हर साल बारिश में पानी सड़क पे लगे और सड़क बार बार टूटती रहे, और बार बार टूटती रहे तो टेंडर उठता रहे। आप लोगों में से ट्रेन में कितने लोग चले? सब चले। मैं आपको रेलवे विभाग का करप्शन बाय डिजाइन बता रहा हूं। एसी में गए हैं ना? अच्छा एक चीज बताओ, घर में आप जब अपने एसी में रहते हो, इतना मोटा कंबल ओढ़ते हो क्या? जोर से बोलो जरा। पतला सा चद्दर ओढ़ते हो ना, या कंबल ओढ़ते हो मोटा वाला? नहीं। क्यों नहीं? घर में कंबल ओढ़ते, 25-26 डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं, एक चद्दर से काम हो जाता है। लेकिन रेलवे में क्या करेंगे? पहले कोच का टेम्परेचर 16 डिग्री करेंगे, जिससे आपको ठंडी लगे, और ठंडी लगे फिर उसको आपको कंबल दिया जाएगा, जिससे आपको नॉर्मल फील हो। अगर कोच का टेम्परेचर 25-26 डिग्री कर दिया जाए तो कंबल की जरूरत पड़ेगी क्या? जोर से बोलो भाई, जोर से पड़े। इसमें कोई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी क्या? इसमें कोई रॉकेट साइंस, इसरो को बुलाना पड़ेगा क्या? सर आप तो इसरो में रहे हैं सर। इसमें इसरो वालों को नहीं बुलाना पड़ेगा ना। टेम्परेचर 25-26 करना है। जापान में ट्रेन का टेम्परेचर 26 डिग्री, यूएस में ट्रेन का टेम्परेचर 26 डिग्री, सिंगापुर में ट्रेन का टेम्परेचर 27 डिग्री। दुनिया में ट्रेन में कंबल केवल एक ही देश में दिया जा रहा है। कहां दिया जा रहा है? जोर से बोलिए जरा। क्यों? क्योंकि चद्दर मिलता है 100 रुपए का और कंबल मिलता है 1000 रुपए का। अब अगर चद्दर पे 20% कमीशन हुआ तो कितना हुआ? 20 रुपए, और कंबल पे 20% कमीशन हुआ तो कितना हुआ? 200 रुपए। चद्दर की धुलाई 10 रुपए, अगर धुलाई में 10 रुपए में 20% कमीशन हुआ तो कितना हुआ? 2 रुपए। कंबल की धुलाई 100 रुपए, अगर उस धुलाई में 20% कमीशन हुआ तो कितना हुआ? 20 रुपए। तो क्या करना चाहिए? टेम्परेचर डाउन करो, पहले बिजली की खपत बढ़ाओ, फिर सबको कंबल बांटो, कंबल खरीदने में भी जब बढ़िया रहेगा, कंबल की धुलाई में भी बढ़िया आ रहा है, तो मामला ऐसे चल रहा है। यह कड़वी सच्चाई है, यह कड़वी सच्चाई है। और इसके चक्कर में बिजली का बिल बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है, और कई बार तो ऐसा होता है रात में लोग सो जाते हैं, वो कंबल किनारे हो जाता है, चद्दर ओढ़ के सोते हैं, सुबह उठे छींकते भी रहते हैं, जुकाम और हो जाती है, क्योंकि 16 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? आवाज उठाइए। इसलिए कहता हूं वकालत कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। वकील को इंजीनियर की तरीके से रहना चाहिए सर, वकील को इंजीनियर तरीके से रहना चाहिए। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख बहन बेटियां भ्रष्टाचार के कारण विधवा हो रही हैं। कितनी बहन बेटियां विधवा हो रही हैं? 5 लाख। और भ्रष्टाचार खत्म करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म करना कोई, इसके लिए आपको सैटेलाइट नहीं बनाना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा भ्रष्टाचार होता कैसे। माओवाद नक्सलवाद के कारण हमारी कितनी बहन बेटियां, जो हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, हमारी बहन बेटियां विधवा होती हैं।
आतंकवाद से ज्यादा हमारे माओवादी मारते नहीं मारते? मारते। माओवादियों नक्सलियों की फंडिंग कैसे होती है? कैश में। हथियार का कारोबार कैसे चलता है? जोर से बोलिए जरा। कैश में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारोबार कैसे चलता है? कैश में। ड्रग स्मगलिंग का कारोबार कैसे चलता है? कैश में। घुसपैठियों की फंडिंग कैसे होती है? कैश में। जंगल जो काटे जा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। घुसपैठ के बारे में मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने 2017 में कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो लगभग 6 करोड़ हो चुके हैं। आपके झारखंड में भी खूब है। आपके झारखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं है। तो मैं इस पे रिसर्च करने गया, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी देखने गया कि घुसपैठिए आते कैसे। सर वहां 2000 रुपए फिक्स रेट है। कितना? 2000। अभी एक बीएसएफ के कमांडेंट के यहां 22 करोड़ रुपए मिला। अगर 2000 रुपए पर घुसपैठिया रेट है, उस बीएसएफ के कमांडेंट ने कितने लोगों को अंदर कराया? जिसकी गणित अच्छी हो, जरा हाथ उठाओ। अरे जिसके यहां 22 करोड़ मिला और एक घुसपैठियों को अंदर करने का रेट 2000 है, उसने किसने घुसपैठियों को अंदर कराया? जोर से बोलिए जरा। हाँ, 1,10,000। ला वालों की मैथ थोड़ी कमजोर होती है। इसका मतलब उस एक कमांडेंट ने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर करा दिया। अंदर आते हैं, 2000 रुपए में आधार बन जाता है। क्यों? क्योंकि फर्जी आधार बनाना, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। 2000 रुपए में नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना सीरियस क्राइम नहीं है। तहसील से 2000 रुपए में राशन कार्ड बन जाता है। क्यों? क्योंकि फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। आरटीओ ऑफिस से 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना गंभीर अपराध नहीं। 10 से 15,000 रुपए खर्च करके घुसपैठिए 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। उतने हमारे आपके पास नहीं है। और जानते हैं, एक साल में 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेते हैं। 3 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना वाला मुफ्त का घर ले लेते हैं। माइनॉरिटी कमीशन वाली स्कीम भी ले रहे, बाकी और भी स्कीम ले रहे, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, वजीफा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने आने वाला है, जो 10 साल के बाद शुरू होगा, प्रदीप सर, वो मैं आपको बताता हूं। ये बड़े चालाक है। ये देखते हैं सेकुलर सरकार है तो अपने असली नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और जहां थोड़ी वैसी सरकार आ जाती है जिसको आप राष्ट्रवादी सरकार भी कह सकते हैं, वहां ये गुड्डू, सोनू, मोनू, टोनू, चिंटू, मिंटू के नाम से बनवाते हैं। जैसे यूपी में, असम में आजकल थोड़ी सख्ती हो गई है, तो ये अपने असली नाम से डॉक्यूमेंट नहीं बनवा रहे, गुड्डू, सोनू, मोनू, चिंटू के नाम से बनवा रहे हैं। रिलीजन वाले कॉलम में बाकायदा हिंदू लिख रहे हैं। हिंदू है नहीं हो, या तो पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, तो रोहिंग्या या बांग्लादेशी है नहीं वो हिंदू, लेकिन कॉलम में क्या लिखते हैं? हिंदू। 5 साल के बाद जगह जगह सामूहिक रूप से ये धर्मांतरण करेंगे। बोलेंगे मैं तो सनातन धर्म को छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो इस्लाम कबूल करने जा रहा हूं। एक्चुअल में मुस्लिम ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट में वो चूंकि हिंदू दिखा के रखे हुए, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। और इसका सामना अभी हमने किया बरेली में। उत्तर प्रदेश के बरेली में पता चला कि 1000 लोग धर्मांतरण करने वाले हैं। जैसे मुझे खबर लगी, कौन से एरिया से, मैंने वहां के डीएम साहब से बात किया, कौन से एरिया में हो रहा है? बोले फलाने वाले एरिया में। अरे हमने कहा तो सारे घुसपैठिए, ये कैसे कर रहे? कागज चेक हुआ तो पता चला 2017 में वहां पे योगी जी की सरकार आ गई, तो 2017 के बाद जो उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाया वो सारा सोनू, मोनू, टिंकू, मिंटू के नाम से बनवा लिया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो अपना नाम बदलने जा रहे हैं, और नाम बदलने नहीं जा रहे, अपने असली वाले नाम को रखने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है, धर्मांतरण का मूल कारण भ्रष्टाचार है, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद का मूल कारण भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का मूल कारण
हमारा घटिया कानून है, हमारी व्यवस्था सड़ी हुई व्यवस्था है। भारत में पहले तो जो संभव नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है सर, उसके बाद अब भ्रष्टाचार के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत आसान हो गया। कैसे? सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि प्रतिदिन 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आंकड़ा है, नीति आयोग का आंकड़ा है। 80% भारतीय पर डे कितना खर्च करते हैं? 100 रुपए से कम। तो उनको 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज की डेट में ये पहले तो संभव नहीं था, लेकिन जो कैशलेस सिस्टम है, जो डिजिटल इंडिया वाला मूवमेंट आया, आज की डेट में अब समय आ गया है कि यह व्यवस्था किया जाए कि जिस सामान की एमआरपी 5,000 से ज्यादा होगी, आप उसको कैश में खरीद ही नहीं सकते। आज की डेट में संभव है, क्योंकि चाय वाला, पान वाला, मोची, सब्जी वाला, धोबी, नाई सब लेने लग गए एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, सब कर रहे हैं अपना। अब आज ऐसा टाइम आ चुका है, हम चाहें तो 5,000 से ऊपर कैश लेन देन कंप्लीटली बंद कर सकते हैं। और तीसरा काम अगर हम कर दें, आधार को हम यूनिक आइडेंटिटी बना दें। मतलब पासपोर्ट नंबर वही होगा जो आधार नंबर है, राशन कार्ड का नंबर वही होगा जो आधार का नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर वही होगा जो आधार का नंबर है, आपके स्कूल का एडमिशन का नंबर वही होगा जो आधार का नंबर है। यानी पहली से लेके आपके इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ तक जितने भी मार्कशीट बनेंगी, आपका रोल नंबर क्या होगा? आधार नंबर। अगर हम ये व्यवस्था लागू कर दें, आधार एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट कर दें, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, तो भारत में 80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और 80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो कम से कम 4 लाख बहन बेटियां जो साल में विधवा हो जा रही हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट के कारण विधवा हो रही हैं, मिलावटखोरी के कारण विधवा हो रही हैं, या उनका अपहरण हो जा रहा है, या अलग अलग हत्याओं की चीजों के कारण कम हो रही हैं, वो बच जाएगा। अपराध खत्म करना है तो भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, यही इसका तरीका है। नहीं तो जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे, हमारी अव्यवस्था बनी रहेगी। एक मैं थोड़ा सा संविधान का इंटरप्रिटेशन टच कर देता हूं। आप लोगों ने आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। रिलीजन फॉलो करिए, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, पाखंड नहीं करेंगे, काला जादू नहीं दिखाएंगे, अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे, किसी को गुमराह नहीं करेंगे, किसी को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। और धर्मांतरण का खेल इसी से होता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ऐसे ही होता है ना? इसका मतलब आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। आर्टिकल 26 कहता है आप अपने रिलीजियस प्लेस बना सकते हैं, लेकिन जो रिलीजियस प्लेस बनता है या बनाना चाहिए, वो अपनी जमीन बनाना चाहिए, दूसरे की जमीन। जोर से बोलिए जरा। आपको अगर कुछ दान करना है, मान लो पैसा, अपनी जेब से दान करेंगे, दूसरे की पॉकेट मार के? जोर से बोलिए जरा। अपनी जेब से। आपको कोई एम्बुलेंस दान करना है तो अपनी एम्बुलेंस दान करेंगे, किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चोरी करके? अपनी एम्बुलेंस। जो कुछ करना है वो किसका करना पड़ेगा? अपना। सरकारी जमीन का नहीं। कपड़ा दान करना है तो अपना कपड़ा खरीद के दान करना है, वो रेलवे के एसी वाले कोच से चद्दर उठा के दान नहीं करना है, अपना करना है। राइट? ये जितने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे
सड़क के किनारे जो इल्लीगल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अवैध निर्माण होते चले जा रहे हैं, खास तौर पे जो रिलीजियस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, संविधान की इसकी इजाज़त नहीं देता।